एक दफा फिर जाफर एक्सप्रेस निशाने पर आ गई है। 2016 में जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ था, जिसके बाद जाफर एक्सप्रेस मुसलसल शर्मचारों के निशाने पर है। 2016 में जब यह हमला हुआ तो उसमें 6 लोग मारे गए थे और 19 लोग जख्मी हुए थे। उसके बाद से ये जाफर एक्सप्रेस ऐसी बदकिस्मत ट्रेन बन चुकी है जिसके ऊपर बारहा बलोच शर्मचारों ने हमले किए हैं। आपको याद होगा कि मार्च में भी एक बहुत शदीद हमला हुआ था जिसमें 200 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों के मारे जाने का दावा किया था BLA ने, और उन्होंने ये दावा भी किया था कि हमारे सिर्फ 5 फदाईन थे जिन्होंने पूरी ट्रेन को अगवा किया था। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि मुसलसल जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमले हो रहे हैं। आखिर क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हम अपने शो में तलाश करने की कोशिश करेंगे। बात यह है कि रेल का निज़ाम जो अंग्रेजों ने शुरू किया था वो बज़ाहिर तो ये दिखता है कि लोगों की सहूलत के लिए था कि लोग एक शहर से दूसरे शहर तक सफर कर सके, लेकिन हकीकत यह है कि बरतानिया ने यानी ब्रिटिश इंडिया में रेल का निज़ाम इसलिए बिछाया था ताकि दूर दराज के इलाकों से जो वो लूट मार कर रहे हैं, वसाइल की लूट मार और दीगर अशिया जो वहां बन रही थी या बनवाई जा रही थी उनकी लूट मार, उसको मालगाड़ियों के जरिए कम वक्त में जल्दी यानी कि ऐसे मकाम तक पहुंचाया जाए जहां से फिर उनको बहरी जहाज़ों के जरिए बरतानिया लाया जाए। इसमें एक और बहुत बड़ा अमल दखल जो है वो फौजों की नकल मकानी का भी था। अब जब बरतानिया ने हिंदुस्तान में रेल का जाल बिछाया तो उस वक्त फौज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का वक्त भी इंतहाई मुख्तसर हो गया। जहां एक पूरी जो ब्रिगेड है उसको एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंचाने में कई हफ्ते लग जाते थे, रेलगाड़ी के जरिए वो सफर मुख्तसर होकर 24-48 घंटे तक जो है वो कम हो गया। तो बेसिकली रेल का निज़ाम जो अंग्रेजों ने शुरू किया था फौज और खाम माल की नकलो हरकत के लिए और उसको एक जगह इकट्ठा करने के लिए, यही काम क़याम पाकिस्तान के बाद भी जारी रहा। हाँ, उसमें एक उसका बाय प्रोडक्ट कह लें या उसका साइड बेनिफिट ये ज़रूर है कि लोग भी उसमें सफ़र करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो शादी ब्याह या मौत मर्ग के लिए ट्रेनों में सफ़र करते हैं। आम तौर पर मजदूर तबका सफ़र कर रहा होता है, पेशावर से कराची जा रहे हों या कराची से वापस अपने घरों को पेशावर की तरफ आ रहे हो, रास्ते में ये लोग उतरते रहते हैं और चढ़ते रहते हैं। तो एक तो फौजों की नकलो हरकत, दूसरी मजदूर की नकलो हरकत को भी इसने तेज किया है। और मजदूर की नकलो हरकत का फायदा लाजमी तौर पर उन लोगों को होता है जिनके पास दौलत है, पैसा है, जिन्होंने फैक्ट्रियां लगाई हैं, कारखाने लगाए हैं या सरकारी जो मुलाजिम हैं वहां पे वो भर्ती हुए हैं। तो ये बात ज़हन में रखें कि रेलगाड़ी जो पाकिस्तान में चल रही है अवाम की सहूलत के लिए नहीं चलाई जा रही, बल्कि वो फौज की नकलो हरकत के लिए चलाई जा रही है। और जाफर एक्सप्रेस भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। अब जाफर एक्सप्रेस पर जब भी हमला होता है उसमें फौज, पाकिस्तानी फौज के सिपाही या तो कोयटा आ रहे होते हैं या कोयटा से जा रहे होते हैं। इस दफा भी जो हमला हुआ है इसकी जिम्मेदारी बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स ने कबूल की है, और ये हमला जो है एक ऐसे मकाम पे हुआ है जो बेआबान नहीं था। यहाँ पे IED लगाना और फिर ये ब्लास्ट होना, 6 बोगियां उलट गईं और कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि कई जो है वो हलाकतें भी हुई हैं इसमें। अब जाफर एक्सप्रेस का मुतबादल क्या है पाकिस्तान आर्मी के पास? जाहिर है हवाई जहाज है या फिर अंदरून बलूचिस्तान जहां एयरपोर्ट नहीं है वहां फौजें उतारने के लिए या वहां से फौजों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा सकती है। लेकिन इस वक्त बलोच संचारों से इतना खौफजदा है पाकिस्तान आर्मी कि वो कई मकामात पर तो हेलीकॉप्टर भेजने की जरूरत नहीं करते। वो जो बमबारी करते हैं उसके लिए ड्रोन इस्तेमाल करते हैं।
तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सिलसिला कब तक चलेगा, कब तक जाफर एक्सप्रेस जो है वो बलोच शर्मचारों के निशाने पर रहेगी। ये एक बड़ा अहम सवाल है। जाहिर है कि ये उस वक्त तक रहेगी, एक आसान जवाब उसका ये है कि उस वक्त तक रहेगी जब तक बलूचिस्तान शर्मचारों के मुकम्मल कंट्रोल में नहीं आ जाता। लेकिन यहां से एक और सवाल पैदा होता है कि आखिर कब बलूचिस्तान शर्मचारों के मुकम्मल कंट्रोल में आएगा, या बलोच आज़ादी पसंदों की अल्फाज में अगर मैं कहूं तो बलूचिस्तान के ऊपर पाकिस्तान का कब्जा कब खत्म होगा और बलूचिस्तान जो है वो आज़ाद कब होगा। तो इसका इन्हिसार बहुत सारे फैक्टर्स पर है। और मैं आज देख रहा था कि सोशल मीडिया जो है वो भरा हुआ है डॉक्टर महारंग बलोच के हवाले से, जो नोबेल पीस प्राइज के लिए उनकी नॉमिनेशन हुई है उसके ऊपर। अब यहां पे दो बातें याद रखिए, नोबेल पीस प्राइज किसी ऐसे शख्स को नहीं मिल सकता जो किसी एक यूनाइटेड नेशन की तस्लीम शुदा रियासत के अंदर बगावत की क्यादत कर रहा हो, क्योंकि ये नॉन वायलेंस के लिए दिया जाता है, ये अदम तशद्दुद की सियासत करने वालों को दिया जाता है। इसीलिए आज तक ना ये मौजूदों को मिला है, ना ये ब्रेज़नेव को मिला है, ना ये क्यूबा के फेडरल कास्ट्रो को मिला है, और ना ही चे गुवेरा को मिला है। हाँ, ये मिला है नेल्सन मंडेला को, ये मिला है मलाला यूसुफजई को, ये मिला है ऐसे लोगों को जिन्होंने साम्राज्य के खिलाफ जदोजहद नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने मुआशरे के अंदर, अपनी रियासत के अंदर रहते हुए जमहूरी इस्लाहात के लिए जदोजहद की है। चाहे वो जमहूरी इस्लाहात जो है सियासी हो या मुआशी हो या समाजी हो, लेकिन उन्होंने बगावत नहीं की, उन्होंने मुसल्लह जदोजहद नहीं की। तो इस वक्त जो है सबसे बड़ा जो मैं जो देख रहा हूं वो ये है कि डॉक्टर महारंग बलोच बलूचिस्तान की तहरीक आज़ादी को ना तो ओन कर रही हैं और ना ही उस हवाले से कोई ऐसा उनका सियासी प्रोग्राम है जो पाकिस्तान की वहदत से बलूचिस्तान को निकालने के मायने में कोई मुस्बत किरदार अदा करे। इसकी क्या वजह है? क्या नोबेल पीस प्राइज बलूचिस्तान की आज़ादी से ज्यादा मुकद्दस? क्या नोबेल पीस प्राइज गुमशुदा और मसकशुदा लाशों की हुर्मत से ज्यादा तकरीम का बायस है? ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में नोबेल पीस प्राइज एक धोखा है, नोबेल पीस प्राइज एक बेड़ी है जो दुनिया भर के इंसानी हकूक के अलमबरदारों के, यानी डिफेंडर्स जिसको कहते हैं ऑफ ह्यूमन राइट्स, उनके पैरों में डालने के बजाय उनके गले में डाल दिया जाता है। और वो फिर इस पुरअमन सियासत और इस्लाहात के जरिए समाज में तब्दीली लाने वाली सियासत जो है इसके पैरोकार बन जाते हैं, और फिर इन्हीं को जो है वो नुमायां किया जाता है, चाहे वो मुखालफत की सियासत हो, चाहे उनकी हमायत की सियासत हो। यानी पाकिस्तान भी डॉक्टर अल्लाह नजर बलोच और बशीर ज़ेब बलोच की जगह डॉक्टर महरंग को ज्यादा पसंद करेगा अपनी मुखालफत के लिए बनिस्बत उनको जिन्होंने बंदूकें उठाई हुई हैं। इसीलिए डॉक्टर अल्लाह नजर बलोच का नाम कभी भी नोबेल पीस प्राइज के लिए नहीं आएगा, और ना ही बशीर ज़ेब बलोच का नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए आएगा। कल अगर ऐसा हो कि नोबेल पीस प्राइज जो है वो डॉक्टर महरंग बलोच को मिल जाता है, तो इसका मतलब यह है कि वो खदशात जिनका मैं हमेशा से यहां जिक्र करता रहा हूं बलूचिस्तान की सियासत को लेकर, यानी कौन सी सियासत? आज़ादी की सियासत को लेकर, तो मैं समझता हूं कि ये नोबेल पीस प्राइज जो है ये BYC के हवाले से, डॉक्टर महरंग बलोच की सियासत के हवाले से, ये बिल्कुल ही एक दूसरे रुख की तरफ जो है वो निशानदेही करेगा। और वो रुख ये है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए बलोच कौम के हकूक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हम
पाकिस्तानी फौज से ये अपील करते हैं कि वो जुल्म ना करे। हम पाकिस्तान की अदालतों से ये अपील करते हैं कि वो लापता बलोच अफराद को बाजियाब करने के लिए हमारी मदद करें, और हम पाकिस्तान की आईनी दायरे में रहते हुए पाकिस्तान की वहदत के खिलाफ किसी भी साजिश का शिकार नहीं बनेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है बात समझने के लिए। देखें, एक कोई शख्स पॉलिटिक्स में कोई शख्स मुकद्दस नहीं होता, कोई शख्स जो है या कोई नजरिया भी मुकद्दस नहीं होता, सवाए अवाम की आज़ादी और अवामी हुकूक के लिए लड़ाई के फलसफे के, और कोई फलसफा जो है वो मुकद्दस नहीं हो सकता। हमारे यहाँ शख्सियत पसंदी और शख्सियत परस्ती का एक रुझान चल रहा है, और मैं समझता हूं कि ये जो रुझान हमारे यहाँ चल रहा है ये मजहब से दाखिल हुआ है हमारी सियासत में। यानी ये एमल वली खान के साथ जो लोग हैं या बादशाह खान के साथ जो लोग थे और आज उनकी औलादें जो है वो एमल वली का साथ दे रही हैं, उनके सामने आप एमल वली के खिलाफ कोई तनकीद करें, पॉजिटिव भी तनकीद हो, तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो अपनी बंदूक आप पर तान सकते हैं। इसी तरह से अगर आप जो है वो इमरान खान के किसी कारकुन के सामने इमरान खान के खिलाफ बात करें तो वो भी बर्दाश्त तनकीद नहीं करेगा। वो इतनी शख्सियत परस्ती है, वो इश्क करते हैं। ये इश्क जो है ये हुब्बे रसूल की जो आदत हमें डाली गई है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत जो है कई जगहों पर वो पूरे इस्लाम में सबसे ज्यादा मुकद्दम तस्वर की जाने लग गई है। शातमे रसूल की सजा सर तन से जुदा, और इस किस्म के भयानक किस्म की नाराबाजी से उस शख्सियत परस्ती की आबियारी और ज्यादा की गई है। और फिर जाहिर है ऐसे वाकयात हुए हैं पब्लिक लिंचिंग के, जहां पे ये इल्जाम लगाकर लोगों को कत्ल किया गया कि इन्होंने तौहीन रसालत की है। तो ये जो ब्लाइंड फेथ यानी अंधा एतकाद मजहब के हवाले से हमारे अंदर डाला गया, और फिर हुब्बे रसूल, हुब्बे सहाबा, हुब्बे अली, इनकी जो हमारे अंदर ये घुट्टी में डाला गया कि इन शख्सियात की जो मोहब्बत है वो अल्टीमेट है, वो सबसे ज्यादा मतलब है कि उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। वही लाशौरी तौर पर हम सियासत में भी ले आए हैं, चाहे वो डॉक्टर मारंग बलोच की शक्ल में हो, डॉक्टर अल्लाह नजर बलोच की, या बशीर ज़ेब बलोच की शक्ल में हो, या इमरान खान की शक्ल में हो, या वो जो है वो मंजूर पश्तीन की शक्ल में हो। लिहाजा लोग पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ जो जदोजहद है, उस जदोजहद के तरीक़ाकार पर तो ज़रूर इख्तलाफ करते हैं, लेकिन उन शख्सियात को चैलेंज नहीं करते जो शख्सियात उन किस्म की जदोजहद की क़यादत कर रहे हैं। और इस वजह से एक डेडलॉक पैदा हो जाता है तहरीकों के अंदर। इस वक्त ये डेडलॉक हमें बलोच यकजहती कमेटी के अंदर नजर आ रहा है, लेकिन बलोच यकजहती कमेटी के अंदर जो लोग हैं नीचे ग्राउंड पे, वो ये सवाल अपने आप से जरूर पूछ रहे हैं कि क्या वजह है कि जहरी पे इतना बड़ा हमला होने के बाद भी BYC की तरफ से जहरी के दिफा में कोई अमली कदम नहीं उठाया जा रहा। यानी पूरे बलूचिस्तान के लोगों को ये नहीं कहा जा रहा कि वो जिस तरह नाम निहाद आज़ाद कश्मीर के लोग जो है वो सड़कों पर निकल आए, पूरी रियासत के लोग सड़कों पर निकल आए। पूरी रियासत को कुचलना किसी दुनिया की फौज के बस में नहीं होता। हाँ, टोलियों में निकले तो आइसोलेट करके उनको अलग-अलग करके मारा जा सकता है, लेकिन जब एक कौम मिनासल कौम बाहर निकल आती है तो फिर वहां पे आप 6 लाख लोग निकले थे, 6 लाख से भी ज्यादा, तो आप फिर 10-12 को ही मार सकते हैं। और उसके बाद जो है सैकड़ों की तादाद में पुलिस वालों की वीडियोस चल पड़ी हैं जिनको नाम निहाद आज़ाद कश्मीर के नौजवानों ने जो है वो मार पीट के उनको सरेंडर करवाया, पकड़ा उनको, फिर रियासत गिर जाती है। तो क्या वजह है, मैं बार बार ये कहता हूं क्योंकि मैं अहमियत देता हूं डॉक्टर मारंग बलोच को, उनकी इज्जत करता हूं, उनको अहमियत देता हूं, इसीलिए मैं बार बार ये सवाल उठाता हूं कि क्या वजह है कि BYC की क़यादत
जो है वो पूरे बलूचिस्तान को मोबिलाइज नहीं कर रही जहरी के दिफा के लिए। इस वक्त जरूरत तो अगर देखा जाए जंगी पैमाने से तो जरूरत तो इस बात की है कि पूरे बलूचिस्तान में डिफेंड जहरी कमेटी यानी जहरी बचाव कमेटियां जो है वो BYC के अंदर एक और मतलब है ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए और उस बैनर के तले जो है मतलब है कि एक कोने से लेकर बलूचिस्तान के दूसरे कोने तक हर शहर, हर सड़क, हर गांव के ऊपर जो है पूरी अवाम निकल आए। लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या मैं इससे ये नतीजा निकालूं कि हाँ, बलूचिस्तान की अवाम की अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान के मजालिम से तंग जरूर है, लेकिन बलूचिस्तान में आज़ादी के सवाल को लेकर अभी तक एक कंसेंसस, एक इज्तिमाई इत्तफाक राय पैदा नहीं हो सका। आज का शो देखने का बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी सूरत हाल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।